रात करीब 9 बजे हल्की ठंडी हवा सुनसान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बह रही थी। पीली पीली ट्यूबलाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे उनकी रोशनी भी थक चुकी हो। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर रामचरण और उसका बेटा आयन बैठे थे। वे किसी गंभीर बीमारी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। रामचरण का चेहरा पीला और थका हुआ था। आंखों में थकान के साथ एक अजीब सा सुकून, जैसे वो अपने बेटे को देखकर ही ताकत पा रहा हो। आयन बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। देख, तेरी मां ने मेरे साथ बहुत दुख झेले हैं। घर में कई रातें ऐसी आईं जब चूल्हा ठंडा रह गया और उसने बिना कुछ खाए मुझे खिलाया। मैंने कभी उसे वो सुख नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। पिताजी, आप क्यों खुद को दोष देते हैं? आपने जितना कर सकते थे किया, और अब हम अच्छे दिन देखेंगे। जिस हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं वहां का डॉक्टर बहुत अच्छा है। मैं आपको ठीक होते हुए देखूंगा। अगर वक्त ने साथ न दिया तो तू अपनी मां का ख्याल रखना बेटा। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। उसकी हंसी को कभी खोने मत देना, क्योंकि मां की मुस्कान घर का सबसे बड़ा उजाला होती है। कुछ पल दोनों खामोश रहे। सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर पटरियों पर आती ट्रेन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। एक और बात बेटा, जिंदगी में इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, अगर इज्जत और अपनों का प्यार नहीं है तो सब बेकार है। तू हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। पिताजी, आप मेरे हीरो हैं। मैं आपकी हर नसीहत याद रखूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भी हार नहीं मानेंगे। मैं वादा करता हूं बेटा, जब तक सांस चलेगी मैं लड़ूंगा। बस तू मजबूत रहना और अपनी मां को हमेशा हंसते हुए देखना। और याद रखना बेटा, अगर जिंदगी में कभी अकेला महसूस करो तो याद रखना, तुम्हारे पास तुम्हारी मां की दुआ है। वो सबसे बड़ी ताकत होती है। आयन ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी उसके कानों में तेज भागते कदमों की आवाज पड़ी। उसने हल्का सा सिर घुमाया। आवाज स्टेशन के पीछे से आई थी। मन में एक सवाल उठते ही उसकी नजर पीछे की तरफ गई और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांस अटक गई। प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर ट्यूबलाइट की आधी रोशनी में एक अजीब सा जानवर खड़ा था। वो न तो पूरी तरह कुत्ता था न लोमड़ी। उसका चेहरा लंबा और आंखें चमकीली, जैसे अंधेरे में जल रही हों। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की तरफ दौड़ गया और अंधेरे में गुम हो गया। बेटा, तुम पीछे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही हवा चल रही थी तो देखा। रामचरण ने थोड़ी देर उसे देखा, लेकिन कुछ और नहीं पूछा। दोनों बेंच से उठकर पूछताछ केंद्र की तरफ बढ़े ताकि ट्रेन आने की खबर मिले। वहां एक छोटा सा कमरा था। मास्टर जी, ट्रेन कब तक आएगी? बस आते ही होंगे। आज ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है बेटा। रामचरण और आयन वापस बेंच पर लौट आए, लेकिन आयन के मन में अब भी सवाल था। वो अजीब सा जानवर कौन था और सुनसान स्टेशन पर वो क्यों आया था? कुछ समय बाद ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आती है। तेज सीटी की आवाज गूंजती है। दोनों ट्रेन के अंदर आते हैं, लेकिन डिब्बे में कदम रखते ही एक अजीब सी बात महसूस होती है। पूरी ट्रेन खाली, न कोई यात्री, न कोई सामान, न किसी के पैरों की आहट। अरे बेटा, ये ट्रेन में लोग क्यों नहीं दिख रहे? मैंने तो कभी रात में ट्रेन से सफर नहीं किया। क्या रात का ट्रेन ऐसा ही होता है? आयन प्लेटफॉर्म की तरफ खिड़की से नजर डालते हैं, पर वहां भी सन्नाटा। आयन मन ही मन सोचते हुए चेहरे पर हल्की बेचैनी के साथ कहता है, नहीं, ये ठीक नहीं है। पूरी ट्रेन खाली, ये सामान्य नहीं हो सकता। आखिर एक भी यात्री क्यों नहीं? थोड़ा रुककर अपने मन की बात छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, पिताजी, शायद आज रक्षाबंधन है ना,
तो ज्यादातर लोग घर पर ही होंगे, इसलिए शायद कोई सफर नहीं कर रहा। हम हो सकता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। पहियों की चरमराहट और रात का सन्नाटा मिलकर अजीब सा माहौल बना देते हैं। खिड़की के बाहर अंधेरा, बस कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयां तेजी से पीछे छूटती नजर आती है। कुछ समय बाद आयन खिड़की से बाहर देख रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसकी रगों में सिहरन भर देती है। दूर अंधेरे जंगल में कुछ अजीब साया ट्रेन से भी तेज भागते हुए नजर आते हैं और फिर एक पल में वो साया ट्रेन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम अचानक इतने घबरा क्यों गए? कुछ नहीं पिताजी, बस खिड़की से तेज हवा आ रही है। अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे यकीन है कि जो उसने देखा वो सपना नहीं था, लेकिन वो अपने पिता को डराना नहीं चाहता था। किसी तरह 4 घंटा बीत जाने के बाद रात का समय, चारों ओर सन्नाटा, ट्रेन धीमी होती है और किसी अनजान स्टेशन पर रुक जाती है। पिताजी, लगता है हम पहुंच गए। क्या हम पहुंच गए गुमानी स्टेशन? हाँ पिताजी, शायद। चलिए उतरते हैं। दोनों अपने बैग उठाते हैं और धीरे धीरे ट्रेन से उतरते हैं। प्लेटफॉर्म सुनसान था। चारों तरफ धुंध और पीली पीली रोशनी झपकते हुए लैंप से फैल रही थी। पिताजी, ये स्टेशन इतना अजनबी क्यों लग रहा है? मैंने तो कई बार गुमानी स्टेशन देखा है, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब बेटा, गुमानी स्टेशन नहीं है क्या? ठंडी हवा चलती है, कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। तभी अचानक, अरे वो देख बेटा, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी है। चल उससे पूछ लेते हैं। इतनी रात को यहाँ ये अकेली औरत इस सुनसान स्टेशन पर क्या कर रही है? कहीं ये... बूढ़ी औरत प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ी थी, सफेद धोती में। चल बेटा, जल्दी पूछ ले, शायद वही बता दे कहां हैं हम। आयन मन ही मन डर महसूस करता है, लेकिन पिता का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उस औरत के पास जाता है। माँ जी, क्या ये गुमानी स्टेशन है? औरत धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी चमक लिए हुए। नहीं, गुमानी स्टेशन एक दिन स्टेशन पीछे है। इतना कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। उसकी चाल बहुत धीमी है, लेकिन अगले ही पल जब आयन पलटकर देखता है तो वो औरत प्लेटफॉर्म पर कहीं नजर नहीं आती। पिताजी, वो औरत कहाँ गई? अरे अभी तो यहीं थी। चल बेटा, शायद आगे कहीं गई होगी, हमें जल्दी पहुंचना है। रात का सन्नाटा और अंधेरा, चारों ओर गहरी रात का अंधेरा पसरा हुआ था। आसमान में बादलों ने चांद की रोशनी को ढक रखा था, जिससे रास्ता और भी धुंधला और भयावह लग रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते हुए वे बस स्टॉप पर पहुंचते हैं। बेटा, लगता है यहाँ कोई बस या ऑटो नहीं मिलेगा। इतनी रात को कौन गाड़ी लेकर खड़ा होगा? हाँ पिताजी, पर अब हम जाएंगे कैसे? एक स्टेशन पीछे तो काफी दूर है ना। अरे इसमें क्या बात है, बचपन से हम पैदल ही चलते आए हैं और तू तो अभी जवान है। एक स्टेशन पीछे जाने में बस 1 घंटा लगेगा। ठीक है पिताजी, चलिए। दोनों स्टेशन से आगे निकलकर जंगल वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। सड़क की हालत बेहद खराब थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। बस कभी कभी झाड़ियों में कोई जानवर हिलता तो सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती। कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज आती, जो इस सन्नाटे को और गहरा बना देती। पिताजी, ये रास्ता तो मुझे अजीब लग रहा है। मैं पहले कभी इतना सुनसान रास्ता नहीं देखा। रात का वक्त है बेटा, सब घरों में सो रहे होंगे। दिन में यही रास्ता कितना अच्छा लगता होगा।
आधा घंटा बीत चुका था। दोनों जंगल के बीचों बीच थे। अचानक आयन को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर पीछे देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। दूर सड़क के किनारे पत्ते हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। क्या मैं बेवजह सोच रहा हूं या फिर? कुछ कदम और चलते ही दूर से एक परछाई दिखी। धुंधली रोशनी में आयन ने देखा, वो वही बूढ़ी औरत थी जिसे उसने स्टेशन पर देखा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें किसी गहरी सोच में डूबी और चाल बेहद धीमी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रही हो। बेटा, ये औरत यहाँ कैसे? ये तो स्टेशन पर थी ना? हाँ पिताजी, शायद ये भी हमारे रास्ते आ रही होगी। पर स्टेशन से यहाँ तक तो आधा घंटा लगा है हमें। ये तो हमसे भी पहले पहुंच गई। आयन चुप हो जाता है। उसने महसूस किया कि अगर वह सच बताएगा तो पिताजी डर सकते हैं। उसने बात टालते हुए कहा, शायद हम उसे देख नहीं पाए पिताजी। चलिए जल्दी निकलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद आयन ने पीछे मुड़कर फिर से देखा। वहां अब सिर्फ खाली रास्ता और घना अंधेरा था और कुछ नहीं। थके हारे, धूल से लथपथ आयन और रामचरण भारी कदमों से हॉस्पिटल के बड़े लोहे के गेट के पास पहुंचते हैं। पिताजी आखिरकार हॉस्पिटल पहुंच ही गए। चलो जल्दी से डॉक्टर का कमरा ढूंढ लेते हैं। हाँ बेटा, देखो वहां गेट पर एक आदमी खड़ा है। शायद वही गार्ड है। उससे पूछ लेते हैं। दोनों गार्ड के पास जाते हैं, जो अंधेरे में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। उसके पास एक लालटेन जल रही है, जिसकी टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। भाई साहब, डॉक्टर का रूम किधर है? गार्ड एक पल के लिए उन्हें घूरता है, फिर हल्की हंसी के साथ सिर हिलाता है। तुम लोग पागल हो क्या? इतनी रात को डॉक्टर कहां मिलेगा? यहाँ डॉक्टर सुबह 10 बजे बैठता है, रात में नहीं। लेकिन भाई, मामला बहुत जरूरी है। हमें तुरंत डॉक्टर चाहिए। रात इसलिए हुई क्योंकि हमारे गांव से गुमानी तक आने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन है, और वो भी रात में आती है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। गेटमैन कुछ देर तक सोचता है, फिर चारों ओर नजर दौड़ाता है, जैसे यह तय कर रहा हो कि उन्हें अंदर आने देना चाहिए या नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर तो अब सुबह ही मिलेगा। अगर चाहो तो हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल में रुक सकते हो। बाहर खड़े रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। रात में यहाँ ठंड ज्यादा है। गेटमैन का ठंड कहने का तरीका अजीब था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। आयन ने ध्यान दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। चलो बेटा, अंदर चलते हैं। दोनों गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। दूर दूर तक खाली बरामदे, दीवारों पर टंगे पुराने कैलेंडर और कभी कभी सुनाई देने वाली सीलन भरी हवा की सरसराहट। हॉस्पिटल भीतर से वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। यह जगह थोड़ी सुनसान और रहस्यमयी लग रही थी। पिताजी, आपको भी महसूस हो रहा है जैसे यहां कोई हमें देख रहा हो? चुप रहे बेटा, ये तेरी थकान और नींद की वजह से है। लेकिन आयन जानता था, उसकी थकान के बावजूद यह एहसास सच था। गार्ड की लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में दूर बरामदे के कोने में कोई परछाई जैसे हिली। पिताजी, आप सो जाइए, बहुत थक गए होंगे आज। हाँ बेटा, सच कहूं तो बदन में हड्डी हड्डी दुख रही है। लेकिन तू भी सो जा, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मैं भी सो जाऊंगा। दोनों बेड पर लेट गए। कुछ पल बाद सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और पंखे की घरघराहट सुनाई दे रही थी। बाहर गली में कहीं कुत्ते भौंकने लगे, फिर सब कुछ फिर से चुप हो गया। करीब आधा घंटा बीत गया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। अचानक आयन की आंख खुल गई। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? वो धीरे से उठकर बैठ गया। पसीना उसके माथे पर आ गया था, जबकि पंखा चल रहा था। उसकी नजर कमरे के गेट की तरफ गई। दरवाजा के वहां कौन है? जवाब दो। कमरा बिल्कुल खामोश। बाहर से कोई हलचल नहीं, न कोई कदमों की आवाज, न कोई परछाई। आयन थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर हिम्मत करके बेड से नीचे उतरा।
उसके पांव फर्श पर हल्की सी आवाज कर रहे थे। वो धीरे धीरे दरवाजा की ओर बढ़ा। कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। कुछ तो है यहाँ, मुझे देख रहा है लेकिन दिख क्यों नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मुड़कर वापस बेड की तरफ चला गया। बेड पर लेटते हुए उसने एक बार फिर गेट की तरफ देखा, फिर आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। वो जो भी था, क्या सच में यहाँ था या सिर्फ मेरा वहम। अगले दिन सुबह हल्की सी धूप अस्पताल की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। हॉस्पिटल के आंगन में दूर से कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। गेटमैन ने दरवाजा खोला और एक सफेद कोट पहने डॉक्टर अंदर आया। क्या बात है, रात में इतनी परेशानी में आए हो? रामचरण ने धीरे धीरे अपनी बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर ने नाड़ी देखी, कुछ सवाल पूछे और फिर बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। इस बीमारी का इलाज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूं। मैं दवा देता हूं, आप आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। रामचरण ने राहत की सांस ली। आयन ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। दोनों को दवा और कुछ जरूरी निर्देश देकर डॉक्टर चला गया। कुछ देर बाद दोनों अपने सामान के साथ स्टेशन की ओर लौट पड़े। रास्ता अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन पिछले रात के अनुभव आयन के मन में अब भी ताजा थे। वे चुपचाप चलते रहे। बस उनके कदमों की आवाज और कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। स्टेशन पहुंचकर वे एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल तैर रहे थे। रामचरण ने अचानक चुप्पी तोड़ी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू बहुत हिम्मत वाला है। पिताजी, ये आप क्यों कह रहे हैं? मैंने तो कुछ खास नहीं किया। नहीं बेटा, तू समझ नहीं रहा। रास्ते में जो कुछ हुआ मैं सब महसूस कर रहा था। जंगल में तेरे कदम रुकने, तेरे पीछे देखने का अंदाज और वो औरत जिसे तू छुपा रहा था, मैं जानता था वो हमारे पीछे थी। तो पिताजी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं कह देता तो तू और डर जाता। मैं चाहता था कि तू हिम्मत से आगे बढ़े। मैंने तेरी आंखों में डर भी देखा और साहस भी, और यही साहस हमें यहां तक ले आया। आयन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा, जिंदगी में डर सबको लगता है, लेकिन डर से भागने वाला कभी जीत नहीं पाता। तूने उस रात मेरे लिए, अपने लिए और हम दोनों की सुरक्षा के लिए जो किया, वो किसी बेटे के लिए गर्व की बात है। स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजी। दोनों ने अपने आंसू छुपाते हुए सामान उठाया और ट्रेन में बैठ गए। खिड़की के बाहर जंगल पीछे छूट रहा था, लेकिन उन दोनों के दिल में वो रात हमेशा के लिए छप चुकी थी। एक रात जिसमें डर, रहस्य और पिता पुत्र का अटूट रिश्ता और गहरा हो गया था। कभी कभी सच्चाई हमसे बहुत पास खड़ी होती है, लेकिन हम उसे न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं। और जब तक हम समझते हैं, तब तक वो सच्चाई हमारी रूह में डर बनकर बस चुकी होती है।